बच्चों, आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है। आपका पेपर कैसा हुआ उसका एनालिसिस करने से अब कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपने कहां गलती करी और इस बार क्या आप उन गलतियों को नहीं करोगे। उसके लिए क्या करना है, तो आज का मेरा सेशन स्पेशली उसके लिए है। तो सबसे पहले तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जिनको उम्मीद है, उनको सबको बधाई। जिनका पेपर बॉर्डर पे है उनको आश रखनी है, और जिनका पेपर खराब हो गया किसी वजह से, उनके लिए यह है कि आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक तो इतना लंबा पेपर इन्होंने बनाया, बुकलेट इतनी लंबी थी कि वाकई बच्चों को परेशानी हुई, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन साथ में इस बात के लिए आवाज उठाई है, तो हो सकता है आगे आपको टाइम बढ़ा दें या ऐसा कुछ कर दें। पर साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर आखिर करें कैसे और कहां आपकी कमियां रही, उस पर जरूर ध्यान देना है। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं, निराश होने की कतई कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला साल भी लगातार भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हमने आपको पहले बोला था वैसा ही सब कुछ हुआ। थर्ड ग्रेड भी हुई, सारी भर्तियां कैलेंडर के अनुसार हो रही हैं, तो अब भी आने वाले टाइम में भर्तियां होंगी। और शिक्षक भर्ती में बहुत असीम संभावनाएं हैं। अगर अब आज से ही आप मेहनत शुरू करेंगे तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ये हमने इसलिए इसमें लिखा है कि एक सीट आपकी पक्की, और ये 70,000 नहीं 80,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं। अभी मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी जो चल रहा है प्रोसेस है, उसमें आप जानते हैं कि थर्ड ग्रेड की अभी परीक्षा हुई है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दोनों भर्तियां सामने हैं। हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन फिर भी एक सीट तो है। 2,000 पोस्ट हैं, 2,200 पोस्ट हैं, 5,000 पोस्ट हैं, पर आपको तो एक सीट चाहिए, वो तो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब भर्ती नहीं है। अभी आपके सामने भर्ती है और आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। अगर आप सही मार्गदर्शन में चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड ग्रेड सामने है, फर्स्ट ग्रेड सामने है, थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आना है। ये प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं। इसके बाद क्या, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसके बाद ग्रेड थर्ड, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं, ग्रेड थर्ड में अभी L1 की केवल सामान्य शिक्षा की भर्ती आई थी, L2 की सामान्य शिक्षा में भर्ती आई थी 0 नील। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पद खाली नहीं थे। और पद खाली क्यों नहीं थे? क्योंकि डीपीसी नहीं हुई थी। तो अभी डीपीसी के होते ही थर्ड ग्रेड में पद खाली होंगे लगभग 40,000। और मैं, जैसा कि मुझे आइडिया है, गेस है मेरा, कि सरकार कम से कम 2 बार में ये भर्तियां, अभी ढाई साल का करीब कार्यकाल बाकी है राजस्थान सरकार का, 2.5-3 साल का, तो 2.5 साल में 2 भर्तियां निकालेंगी और दोनों थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्तियां होंगी। और L2 वालों के बाद इसमें L1 को भी शामिल करेंगे। पर अभी चूंकि L1 की 5,000 की पोस्ट हुई है, इसलिए हम केवल L2 की भी बात करें। सामान्य शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत विभाग की बात नहीं कर रहा। तो L2 में अभी सामान्य शिक्षा विभाग में एक भी पोस्ट नहीं थी, तो लिहाजा थर्ड ग्रेड में केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आपने परीक्षा दी है। अब सामान्य शिक्षा विभाग में जैसे डीपीसी होगी, वैसे पहली भर्ती बच्चों मैं आपको बता दूं 2026 में ही 2026 में ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, और यह संख्या आएगी 20,000 प्लस। फिर सुन लें, फिर बता रहा हूं, और वही हो रहा है जो बताया है, लेकिन आपने फोकस नहीं किया, अटेंशन नहीं किया, तो खुद जिम्मेदार हो। 2026 में आपको थर्ड ग्रेड की 20,000 प्लस पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। आप बोलेंगे साहब कमेंट करके कि पद ही खाली नहीं है, तो डीपीसी होने के बाद पद खाली दिखाएगा शाला दर्पण 36,000, 38,000, 40,000। बात क्लियर? दूसरी, अभी इसमें बहुत बढ़िया चांस है ईसीसीई और पीएसटी में 60,000 से ज्यादा पद आने के लिए सरकार ने पिछली बार टाइम दिया है जुलाई 2026। अभी जैसे चुनाव हैं बोर्ड परीक्षाओं के जस्ट बाद में, तो मुझे लगता है अप्रैल तक तो यह होगा, फिर मई या जून में ईसीसीई की वैकेंसी आएगी। ईसीसीई में आपको ईसीसीई का डिप्लोमा या फिर आपके पास एनटीटी का, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का डिप्लोमा है, तो आप ये परीक्षा दे सकते हो, उसके फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया तो अभी संभावनाएं हैं, क्योंकि 6 महीने के कोर्सेज चल रहे हैं, आप कर सकते हो। और इसको करने के बाद इसमें संभावना रहेगी 60,000 पोस्ट, 60,000 पोस्ट। क्योंकि ये क्या है? ये है आपका NEP 2020 का खेल, और उसको तो सरकारों को मानना ही होगा। सेंटर से पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बाहर से फंड मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये 60,000 की भर्ती भी सरकार 2 चरणों में अगर करे तो 30,000 की भर्ती जरूर करेगी। तो 30 और 20 50,000 की तो आपकी यही भर्ती हो गई। बात समझ में आ गई बच्चों?
इसके अलावा L1 में भी बहुत से रिटायरमेंट है, L2 में रिटायरमेंट है, उनकी पोस्ट। और फिर जैसा कि वादा किया है सरकार ने, हर साल हम भर्ती निकालेंगे, तो फिर वापस सेकंड ग्रेड, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी आपको पता है क्या होगा, इसमें भी डीपीसी का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में भी भर्तियां हमको देखने को मिलेंगी। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, साहब भर्तियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमारे लिए एक सीट पक्की कैसे हो? लड़ाई तो वो है ना, एक सीट कैसे मिले? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बाल वाटिकाओं की स्थापना ईसीसी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसके लिए 60,000 के पद प्रस्तावित हैं, और सरकार को ये लेने ही लेने हैं अगले 2 साल में, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले पहले। तो हो सकता है 2 फेज में 30-30 हजार की भर्ती आपको देखने को मिले। अब सवाल ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर हमारी एक सीट पक्की कैसी हो? तो आपकी एक सीट, चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि वक्त के साथ नहीं बदलेंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो सर्वाइव कैसे करोगे? इसलिए अडेप्टेशन करना जरूरी है, अनुकूलन करना जरूरी है, समायोजन करना जरूरी है। तो साहब क्या करें उसके लिए? उसके लिए हम बैठे हैं ना। लड़ाई है परीक्षाओं का जो बदलता पैटर्न है, उसमें हम तैयारी कैसे करें? तो बच्चों मैं आपको बता दूं तैयारी कैसे करनी है, सीधी सी बात है, शॉर्टकट तो कोई है नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पर मेहनत भी कैसी, अभी पता है मैं देख रहा था कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज चला रही है, कुछ और चला रहे हैं, सब हमने भी चलाई है, सबने चलाई है मान लो। तो एक मासूम बच्चा बहुत दिग्भ्रमित हो गया, वो हमारे पास आए कि उसके पास आए कि उसके पास आए कि उसके पास आए, चलो वो किसी के पास भी चला गया। लेकिन जब परीक्षा उसने दी तो पता लगा कि साहब उसने 6 महीने जिन चीजों को रटा है, 6 माह तक दिन रात एक कर दिया, जिन नोट्स को पढ़ा, जिन चीजों को पढ़ा, उसमें से परीक्षा में 10% चीजें भी नहीं आई। तो फिर बच्चा क्या करेगा? मुश्किल तो यह है। आप ऐसी चीजें पढ़ते ही क्यों हो जो आती ही नहीं है? आप तो वो पढ़ो ना जो परीक्षा में आएगी। अब आप बोलेंगे साहब परीक्षा में क्या आएगी, तो अभी आप नमूना देख सकते हैं क्या आएगी, क्या आया है परीक्षा में। ये देखिए पेपर, मैं मेरे पोर्शन की बात कर रहा हूं। पहली लड़ाई ये है कि साहब असर्सन और रीजन, कथन और कारण हमको ले डूबे। हम तो वहां डूबे जहां पानी कम था, तो हम तो वहां डूबे जहां कथन निष्कर्ष के अलावा विकल्प कम थे, समय कम था। क्या है कथन निष्कर्ष? कुछ नहीं है। आपको हर चीज पढ़नी है कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे पढ़नी है? कैसे पढ़नी है? कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट के साथ कौन पढ़ाते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़नी है चीजें कॉन्सेप्ट के साथ, आपको पढ़नी है चीजें ऑथेंटिक, और आपको समझ के परीक्षा में कौन सा पूछा है, उसमें कौन सा आंसर आ सकता है, उस पर लगानी है ट्रिक। बस 3 काम कर लो। कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो वो खास बात हो जाएगी जिसके हम दीवाने हैं आपके लिए, और वो है मास्टरी। कोई भी टॉपिक लो उस पर मास्टरी कर लो, क्योंकि बिना मास्टरी के काम चलेगा नहीं। सरफेस ऊपर ऊपर से पढ़ने और पढ़ाने वालों के दिन गए, अब तो मास्टरी के दिन आए। और मास्टरी का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर होना और ऑथेंटिक जगह से होना, और साथ में ट्रिक। ट्रिक भी कमाल करती है। मेरे तो 20% मार्क्स बच्चों के ट्रिक के कारण से आते हैं। एक ऑप्शन पकड़ लिया तो मजा आ गया। अब ये कथन निष्कर्ष का जो लफड़ा है, उसमें आपको टेंशन लेनी है, काहे का कथन निष्कर्ष, वही चाहे ऑप्शन में दो चाहे कथन निष्कर्ष के रूप में लिख दो, बात तो एक ही है। जैसे आपको आता है तो कर दोगे, नहीं तो नहीं। जैसे सवाल था, रचनावाद द्वारा निरूपित दृष्टिकोण सूचना के निर्माण, अवबोध, अर्थबोध में सक्रिय भूमिका निभाता है शिक्षार्थी की। तो हम 50 बार पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिवली इंगेज होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये बात इसने दे दी तो सही की गलत? तो सही है। दूसरा कारण दे दिया। अब आप कथन को कारण से जोड़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लो। व्यवहारवाद दृष्टिकोण क्या बोलता है? शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है। यहां तो बोल दिया सक्रिय, यहां बोल दिया निष्क्रिय। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव होता है, ये बात सही है। और व्यवहारवाद में शिक्षक ज्ञान का हस्तांतरण करता है। बच्चा तो टेबुलर ऐसा है, खाली स्लेट है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए बच्चा निष्क्रिय रहता है, ये बात भी सही है। कहां दिक्कत आई? दिक्कत तो यह आई साहब कि इसमें ए करें कि बी करें कि सी करें कि डी करें। यस, आपको यह देखना है कि क्या इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन है कि पहले के कारण से दूसरा या दूसरे के कारण से पहला बनता है। यहां एक बात सक्रिय, यहां दूसरी बात निष्क्रिय, इसका मतलब एक दूसरे के ओपोजिट हैं। जब एक दूसरे के खिलाफ हैं, ओपोजिट हैं, तो वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते। लिहाजा इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे और आते हैं, आए हैं। दूसरा देखो आप,
कथन क्या है, असर्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। सबने आपको बताया, हमने भी आपको बताया, 34 साल बाद आई है साहब, ओके पता है आपको। अब बात आ गई दूसरे पे, इसमें है कि एनईपी 3 मार्गदर्शक स्तंभों, पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता पर संस्थापित है। हम जानते हैं कि पिलर्स कितने बताए थे हमने आपको, 5 बताए थे। एक्सेस, इक्विटी, इक्वलिटी के अलावा हमने अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी आपको बताए हैं। तो पिलर तो 5 है, इन्होंने दे दिया 3 है। इसका मतलब ये कारण आर क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, आर गलत है हम जानते हैं, आर क्या है, गलत है हम जानते हैं। अब ऑप्शंस देखिए, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन बोल रहा है ए और आर दोनों सही हैं। क्या जब आपको पता है कि आर गलत है तो पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आर को सही मान लिया। देखिए आप, दूसरे ऑप्शन में भी वही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, एक में व्याख्या करता है। व्याख्या तक तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये गलत ही हो गया। तो इसमें भी दोनों को सही माना, ये भी गलत हो गया, 2 तो कट गए। अब बचा क्या है, अब बचे हैं 2। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। कितना आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो व्याख्या की टेंशन तो आपको दोनों ऑप्शन में थी, और व्याख्या की टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है जहां एक ऑप्शन गलत होता है या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये ट्रिक्स हैं बच्चों, ये ध्यान रखनी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए तो सही है और आर गलत है, सिंपल। तीसरा प्रश्न देखो, ये प्रश्न कौन से है जो अभी अभी रिसेंटली आपसे पूछे गए हैं? ये क्या है? अधिगम के सिद्ध, एक दूसरा ट्रेंड ये आया इस बार परीक्षाओं में, वो भी देख लें आप। मास्टरी कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया साहब, प्रयास और त्रुटि, पेवलोव का रट लिया, थॉर्नडाइक रट लिया, अंतर्दृष्टि भी रटना, तो रटने के अलावा उसको भी आपने रट लिया, ओके। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आया तो क्या हुआ? परीक्षा में पूछ ली क्रोनोलॉजी। आप बोलते थे साहब हिस्ट्री में पूछते हैं क्रोनोलॉजी, तो क्यों? दूसरी जगह भी तो पूछ सकते हैं। ये क्रोनोलॉजी सीधी सीधी रटने वाली नहीं है, बल्कि समझने वाली है। कोई भी ऐसा प्रश्न, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसमें आपको क्रोनोलॉजी पूछी है, उनका क्रम पूछा गया है, तो निश्चित रूप से जिस बच्चे ने समझ के पढ़ा था वो कर सकता है। एग्जैक्ट डेट की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि व्यवस्थित क्रम में लिखना है इनको, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो हम सब जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध पेवलोव को नोबेल मिला था 1904 में, जानते हो ना। हम सब जानते हैं कि अब देखो एक के साथ कई चीजें आती हैं, हिंदी इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होती है। हम सब जानते हैं ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक ने 5वां जो नियम दिया था, गौण नियम, उसके बेस पे पेवलोव था। इसका मतलब शास्त्रीय अनुबंध 1904 में आया था, तो थॉर्नडाइक इससे पहले था, तो ट्रायल एंड एरर इससे पहले था। तीसरी बात, 5 फेनोमेना, कोहलर, वर्दिमर, कोफका, इनके प्रयोग तो बाद में थे। लेकिन अब पता नहीं साहब इनके प्रयोग बाद में थे कि ये क्या है। अब प्रचालक पढ़ेगा वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रचालक तो उसने जिंदगी में पहली बार सुना है। लेकिन हमसे अगर पढ़ा था तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ लेगा, ऑपरेंट पढ़ते उसको याद आ जाएगा स्किनर। और स्किनर में उसने कहीं मेथड्स में पढ़ लिया कि साहब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, स्किनर ने कोई बहुत बढ़िया काम किया था जिसपे प्रोग्राम लर्निंग हो गया था, और ये घटना थी 1954 की, 50 के, 48 की, 40 की। इसका मतलब अब कॉमन सेंस लग गया कि साहब पेवलोव से पहले थॉर्नडाइक है। आप यहां भी मैच कर सकते हैं, ये चीज आ सकती है। पेवलोव ए है, थॉर्नडाइक बी है, थॉर्नडाइक बी है, तो और डी आपका क्या है? डी आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो सबसे लास्ट में। अब इसमें डी बीच में दे दिया, गलत हो जाएगा, हुआ ना। अब डी लास्ट में है, ये ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है, इनमें से हम करेंगे मान लो। तो अब देखिए इसमें फिर पेवलोव और थॉर्नडाइक वाला आप ट्रिक लगाएंगे, तो फिर थॉर्नडाइक है बी और पेवलोव है ए, तो ए से पहले बी है, ठीक है ना। ए से पहले बी है तो इसमें भी है, इसमें भी ए से पहले, इसमें भी ए से पहले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ए। अच्छा 5 फेनोमेना 1912 के आसपास है, तो वो इससे पहले सी डी, बी ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है, बी ए सी डी। यानी बात का मतलब समझे आप? यानी आप इनका समय भी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको मोटा मोटा नॉलेज हो, है ना। क्यों मोटा मोटा नॉलेज हो? क्योंकि साहब अब आपको ये पता है थॉर्नडाइक आपने पढ़ा, सॉरी आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है, तो बहुत सी बात आपने जरूर पढ़ी होगी। ये आपने जरूर पढ़ा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग तो ट्रायल एंड एरर से बाद में तो आएगा। बोले बाद में आएगा कि नहीं आएगा? लगा सकते हो लॉजिक। ऐसे लॉजिक बनेंगे, ऐसे ट्रिक्स बनेंगे। ये ट्रिक्स और ये तरीके हमारे बाइलिंगुअल चीजें अभी और बताऊंगा मैं आपको कैसे होती हैं, उनके लिए आपको हमारे पास पढ़ना है। हमसे पढ़ेंगे, विद्यासागर एप्लीकेशन आपके पास है, और हम दे रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा ऑफर जो गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के अवसर पर आज से शुरू हो जाएगा।
आज मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद आप ऐप पे जाओगे तो आपको हमारे तमाम कोर्सेज, चाहे स्कूल लेक्चरर का ले लें, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लें, आपको पता ना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी साइकोलॉजी, आप समझ सकते हैं। प्लस आईसीटी, प्लस एजुकेशनल मैनेजमेंट, प्लस हमारे पास 3 बार के आरपीएससी टॉपर जेपी सर मैथ्स, सबके कोर्सेज पे आपको ऑफर मिलेगा। और ये ऑफर बहुत बेहतरीन है, इसका फायदा उठाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अब ये वाला प्रश्न देखिए, अब कोई बच्चा, हम पढ़ाते हैं बाइलिंगुअल, हम बच्चे को साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट इंग्लिश के थ्रू बताते हैं और उसको समझ में भी आता है। अब किसी बच्चे ने हिंदी में पढ़ाने वाले साइकोलॉजी के लोगों से पढ़ी है, और राजस्थान में तो लगभग ऐसा ही करते हैं बच्चे। मैंने इतनी बेहतरीन चीजें डाली परीक्षा से पहले, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बच्चे पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे। वो तो जब पेपर दिया ना, तब कमेंट्स आए कि सर, हमारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर आपका चेहरा दिखता है पेपर में, सर इंग्लिश टर्म ने कमाल कर दिया, सर आपके कॉन्सेप्ट ने जिंदा कर दिया, सर आपकी ट्रिक्स हमें बचा गई। तब वो अगल बगल वाले देखते हैं यार ये क्या बात है, फिर वो घूमता है, फिर वो मेरे पास कमेंट करता है कि सर पता नहीं था, सर भूल हो गई। तो फिर कहता हूं, जबकि मैं इससे पहले लाखों बच्चे मेरे को देखते थे, मैं सोल्यूशन देता था, तो तब वो एक बार सोल्यूशन के लिए मेरे पास आ गए कि हाँ यार सोल्यूशन कराया सर ने, कुछ अलग है। लेकिन बाद में वो पता नहीं कहां चले गए, इसका मतलब वो खुद ही जिम्मेदार है। चलो, तो अब देखिए, आप जो हिंदी में पढ़ता है क्या पढ़ लेगा वो? पहली बात तो अभ्यासगतता उसने जिंदगी में पहली बार नाम सुना है, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा भी होगा हैबिचुएशन इंग्लिश में, तो अभ्यासन पढ़ा होगा। वो बोले अभ्यासन था, ये तो अभ्यासगतता कुछ और है, हो गया कंफ्यूज। फिर क्या कर लेगा वो, इसको समझ भी लेगा। तो पुनरावृत्ति अनुप्रेरण के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रमिक वृद्धि सुधार को संदर्भित करता है। अब एक तो टाइम वेस्ट हुआ, कितना टाइम लगा इसको समझने में। फिर इसको समझो आप, अनुप्रेरण क्या है, प्रत्युत्तर क्या है, रिस्पॉन्स कौन सा है, स्टिमुलस कौन सा है, हो गया अब दिमाग खराब। बहुत आसान था। हैबिचुएशन क्या था? हैबिचुएशन में कोई ऐसा उद्दीपक जो रिपीटेडली बार बार होता है और हमारा दिमाग सोचता है कि ये काम का नहीं है, वो उसको फिल्टर कर देता है, इग्नोर कर देता है। इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान लगाना है। जब इग्नोर करता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मजबूत होगा कि कमजोर होगा? हम किसी चीज को इग्नोर करेंगे तो फिर कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कमजोर होगा। तो यहां क्या दे दिया? यहां दे दिया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स। यहां रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बात गलत हो गई। सही तो क्या था? रिडक्शन इन द रिस्पॉन्स, ये भी सही है। साथ ही इसमें दूसरी बात भी है, आपने, बस मैंने एग्जांपल दिया था आपको, घड़ी की टिक टिक हो रही है तो दिमाग उस पर ध्यान देना बंद कर देगा, आप पढ़ाई में या दूसरे काम में लग जाओगे, तो कमजोर हो गए धीरे धीरे रिस्पॉन्स आपका। लेकिन कोई दूसरा साउंड हुआ अचानक, तो कोई दूसरा साउंड हुआ तो फिर डिसहैबिचुएशन हो जाता है, फिर दूसरे साउंड पे फोकस चला जाता है, और वो भी काम का नहीं है, लगातार हो रहा है, तो फिर दिमाग को लगता है कि ना तो खतरा है, इससे रिलैक्स मोड में आ जाओ, छोड़ दो इसको, फिल्टर कर दो और दूसरे काम में लग जाओ। तो वो डिसहैबिचुएशन होता है। तीसरे ऑप्शन में सिंपल डिसहैबिचुएशन की एक टर्म जिसको पता थी, ये तीसरा बी और सी राइट हो गए। तो इसमें बी और सी राइट हो गए। अब आप देखो, बहुत आसानी से कर सकता है बच्चा, 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा हिंदी वाला ये पढ़ के। और इतना ही नहीं, आगे देखिए आप, फिर बोलते सब पैटर्न बदल गया, बर्बाद कर दिया। तो पैटर्न तो कितना ही बदल दो, पैटर्न कंसेप्ट है, मास्टरी है, ट्रिक है, तो क्या करेगा पैटर्न। अब आप देखिए, फिर कथन कारण। अब जो मैं इसलिए लिया, मैंने प्रश्न कुछ जो चुनिंदा प्रश्न लिए हैं सारे पेपर्स में आए हुए, जैसे फ्लेंडर का सामाजिक अंत्यक्रिया। हम सब जानते हैं फ्लेंडर ने टीचर्स टॉक 7, पुपिल टॉक 2 और मौन, साइलेंस, कंफ्यूजन 1, 7 2 1 ही तो दिए। इसने क्या बोल दिया, 6 वर्गों में। जिस बच्चे को ये पता है, जो हमसे पढ़ा हुआ, पता है उसको कि 10, इसका नाम ही वो है 10 वर्ग प्रविधि, तो 10 नहीं है, तो ये गलत हो गया साहब। और हर 3 सेकंड में वो जांचेगा रिस्पॉन्स, तो ये सही है, तो एक ऊपर वाला ए सही है, ए गलत है, आर सही है। अब देखो, इसमें ए और आर दोनों सही है, तो गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, तो गलत हो गया। बात समझ में आई आपको? ए सही है, आर गलत हो गया, ए सही नहीं है, आर सही है, सही हो गया। टाइम भी बचा। लेकिन कब कर सकते हो? जब आपको फ्लेंडर का पता है कि उन्होंने 10 दिया है, 3 सेकंड की बात करिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो पता होना जरूरी है, मास्टरी होनी जरूरी है, फिर ट्रिक अप्लाई करना जरूरी है। और ये चीजें क्लियर होती हैं इंग्लिश की चीजों से भी। ऐसे ही एक ये है, लॉरेंस स्टूलारो डेनियल डेविस का शिक्षण मॉडल है। अब वही खेल है इसमें, प्री ट्यूटोरियल छात्र के लिए कार्यक्रम का चयन किया जाता है। इधर आप देखेंगे तो ये एक बच्चे के लिए होता है, राइट है, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको बहुत सी चीजें समझनी होती हैं, क्योंकि आप आज तक जो पढ़े हो उसी का तो टेस्ट लिया जा रहा है। अब आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि साहब ऑब्जेक्टिव्स है और इंटरिंग बिहेवियर है। तो इंटरिंग बिहेवियर कोई आपके पास आता है पहली बार, वो उसका इंटरिंग बिहेवियर है। टर्मिनल बिहेवियर एक शब्द है जो खत्म होता है, एंड पे आता है, जैसे टर्मिनल इसमें दे दिया होगा। वो दूसरे प्रश्न में। चलिए, अब
एंटरिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव शुरू में होते हैं कि अंत में? जैसे मूल्यांकन लास्ट में होता है, तो एंटरिंग बिहेवियर तो शुरू में होगा, बोले होगा कि नहीं होगा? प्लानिंग शुरू में होगी, ऑब्जेक्टिव शुरू में होंगे, तो ये शुरू की बात है। और इसका नाम क्या है खेल का? प्री ट्यूटोरियल फेज। क्या नाम है इसका? प्री ट्यूटोरियल फेज। अगर आपको कोई ऐसा बता दे, ये प्रश्न ऐसे लिख देता कि साहब शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रारंभिक चरण है उसमें ऑब्जेक्टिव्स और प्रवेश बच्चे का आरंभिक व्यवहार शामिल करते हैं कि नहीं करते, तब तो आप एक मिनट में कर देते हैं हाँ करते हैं। लेकिन आज तक आपने प्री ट्यूटोरियल शब्द क्यों नहीं सुना? क्योंकि आपको पढ़ाने वाले ने आपको बताया ही नहीं। अगर आप ये करते तो आसानी से कर सकते थे। दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें सही हैं, व्याख्या तभी होगी जब दोनों बातें सही हैं। अगर एक गलत है तो व्याख्या होगी ही नहीं, तो दोनों सही हैं तो फिर व्याख्या भी है, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। बी राइट आंसर है। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अच्छा, वेस्लर सबने पढ़ लिया, ओके वेस्लर पढ़ लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पढ़ा, इस पे मास्टर नहीं करी कि वर्बल जो 6 आइटम है वो तो कौन से हैं, और नॉन वर्बल जो 4 आइटम है, 5 आइटम है माफ करें, वो कौन से हैं? टोटल 11 आइटम है। कोई बात नहीं, उसको नहीं आता, पर फिर भी समझते हो वर्बल तो वो है जिसमें शब्द होंगे, भाषा होगी, लैंग्वेज होगी। और नॉन वर्बल वो है जिसमें भाषा नहीं होगी, शब्द नहीं होंगे, लैंग्वेज नहीं होंगे, या तो फिर परफॉर्मेंस होगी इसमें, या फिर मैट्रिक्स होगी, या कोई चित्र वित्र बनाना होगा। अब इसमें क्या पूछ लिया? शाब्दिक यानी वर्बल। वर्बल कौन सा नहीं है? तो आप यहां पे देखिए, कॉम्प्रिहेंशन समझना वर्बल है, अर्थमेटिक वर्बल है। अच्छा, वो भी गलती करते हैं बच्चे, अर्थमेटिकल वर्बल होता है, 1000 बार बताया मैंने आपको, बताया ना, संख्याएं नंबर्स वर्बल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट असेंबलिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट असेंबलिंग, कोई भी चीज है उसके टुकड़ों को जोड़ दो, तो क्या ऑब्जेक्ट असेंबलिंग वर्बल होगा? ये तो नॉन वर्बल होगा। डिजिट सिंबल याद है? सिंबल, डिजिट सिंबल, डिजिट सिंबल अंक प्रतीक। एक था डिजिट स्पान, वो वर्बल में था, सीरीज 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। एक डिजिट सिंबल जिसमें केवल हम सिंबल देंगे डिजिट का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इशारे देंगे हम, उसके कुछ संकेत होंगे, तो ये नॉन वर्बल है। सिमिलरिटीज, समानार्थी शब्द कौन से हैं? ये वर्बल है, अर्थमेटिक वर्बल है, कॉम्प्रिहेंशन वर्बल है। अब आपको कौन पूछा है, कौन सा पूछा है? वर्बल पूछा है, तो ए, बी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और ई। एक पेपर में नॉन वर्बल पूछा था, तो ये नॉन वर्बल हुआ। आप और गहराई में देखेंगे, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो आप समझ सकते हो कि अगर इनमें से एक कंफर्म आपको पता है कि ऑब्जेक्ट असेंबलिंग है, तो भी आप आंसर तक जा सकते हो। वो तरीके हैं, मेरे साथ रहोगे तो वो भी बताऊंगा। इसी तरह से आप देखिए, ये प्रश्न है, कितना खतरनाक और बढ़िया प्रश्न था ये, क्योंकि तड़प रहे थे बच्चे की सब पता नहीं क्या था ये, लेकिन हमारे बच्चे उछल रहे थे, क्योंकि चरम क्या करेगा वो? चरम याद कर लिया, मृदुल याद कर लिया, प्रबल याद कर लिया, मध्यम याद कर लिया। हमने तो सिंपल ये बताया था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की बात याद करना, और 4 चीजें याद रखना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तभी तो बोला ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, बस। अब इनको लगाना था सीरीज से, तो कितना आसान था ये हमारे बच्चों के लिए। क्यों था? क्योंकि हमारे बच्चों ने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड पढ़ा है। उन्होंने हिंदी वाली चीजों को नहीं रटा। गंभीर मंदन और गहन मंदन जिसने रट लिया, तो यहां तो मंदन नाम ही नहीं आया, फिर क्या करोगे आप? इसलिए बाइलिंगुअल इंग्लिश की चीज है। बात समझ आई? तो पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड। तो बी, सी, ए, डी, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस तरह से करना है तो फिर अब देखो ये वाला, हमने हमारे साथ रहे तो हमने इतना ही बताया था कि टीचर सामने वाले पर प्रभाव डाल देता है, बॉक्सर पर प्रभाव डाल देता है, इसको बोलते हैं एन पावर। हमने आपको 3 चीजें बताई थी। एन एक कुछ नहीं करना था, एन एक में क्या था? नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या है? आज तक आपने ये नहीं समझा, अचीवमेंट किसको बोलते हैं? तो फिर क्या करेंगे हम? उपलब्धि क्या है? सफलता क्या है? अचीवमेंट क्या है? ये बेसिक चीज है, इसको समझ के मास्टरी करके ही आप मेथड्स कर सकते हो, पेडागोजी कर सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो, इवन आपका जो भी सब्जेक्ट है वो भी कर सकते हो। लेकिन कमजोर आपकी नींव रही थी, स्कूल में कॉलेज में कुछ पढ़ा नहीं था, और अब आके सीधे ही आप किसी कोचिंग में बड़ी फीस देके 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन वहां आपको ये कोई नहीं बताता वास्तव में उपलब्धि बोलते किसको है, वास्तव में अचीवमेंट होता क्या है, वास्तव में नीड होती क्या है, ये कोई नहीं समझा पा रहा टीचर। दुख तो इस बात का है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। गलती आपकी ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, गलती आपकी ये है कि आपने अब भी चूज किया तो किसको किया। बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप आराम से एनएक करते, नीड फॉर एफिलिएशन करते, एन पावर करते, तो इस बात को समझ भी लेते कि एक व्यक्ति का प्रभाव, प्रतिष्ठा, दबदबा क्या है वो जो दूसरों को प्रभावित कर दे। तो पावर है वो सब, एनपी, एन पावर इसका आंसर हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो आप? 2 कथन है साहब। अब देखो आप,
किसने राजस्थान में आपको बताया कि रोरसा शाही धब्बा आपके प्रश्न आए तो कभी ये भी आ सकता है ह्यूमन, कभी ये भी आ सकता है एनिमल, कभी ये भी आ सकता है ह्यूमन के पार्ट्स एचडी, कभी ये भी आ सकता है एडी। किसने बताया? किसने बताया? हमने बताया और ये आया है। अब जिसने इसको पढ़ा ही नहीं है वो क्या क्या करेगा इस प्रश्न पे? उसको पता ही नहीं है एच क्या है, ए क्या है, एडी क्या है, एच डी क्या है, एन क्या है। वो तो वैसे बोनस के लिए आपत्तियां लगाता फिरेगा और उसके सर और मैम भी उसको सहारा देंगे, चल हम आपत्ति लगाते हैं। ये पढ़ना होता है बच्चों, ऐसे पढ़ते हैं तो फिर कौन सी वजह की सीट पक्की नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे साथ रह के तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100 में से 100 आपके आ जाएंगे, पर हम लगभग हमारे साथ रहने के बाद बच्चे में 80 से 90% हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारा जो पोर्शन है उसमें स्ट्राइक रेट रहती है। कोई बात नहीं, हमने 90% मान के आपको बताया, समझाया, लेकिन आप कुछ पकड़ नहीं पाए तो 80%, कोई बात नहीं। और भी नहीं पकड़ पाए तो 70%, कोई बात नहीं। और भी कम तो 60, और भी कम तो 50, और भी कम तो 45। इतनी तो आपकी मेरिट रहने वाली है। अब सोचिए कितना आसान है एक सीट लेना। था ना आसान? लेकिन वो तब होता है आसान जब आप सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हो। तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा चीजें। अब देखिए ये वाला सवाल। अब पेवलोव आपने आज तक पेवलोव 70 जगह से पढ़ा और केवल क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने 50 घंटे पढ़ाई कर ली। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो केवल हिंदी वाले पृष्ठपोषण, हिंदी वाले संकेत चिन्ह, हिंदी वाले विलंबित ही पढ़े थे। हमारा बच्चा अगर विलंबित पढ़ता है तो साथ में डिलेड पढ़ता है। हमारा बच्चा साथ में ट्रेस कंडीशनिंग पढ़ता है, ट्रेस। हमारा बच्चा समकालिक अनुबंध पढ़ता है तो साइमल्टेनियस शब्द जरूर पढ़ता है। मेरे हर बच्चे की जुबान पे रहता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग। अब साइमल्टेनियस बच्चे ने पढ़ लिया तो उनको क्या पता है क्या सिखाया लोगों ने कि अब नए सर के पास मत जाओ, जो तुम्हारे पास है ना उसी को बार बार रिपीट करो। बार उसने पता है क्या रिपीट किया? उसके नोट्स में साइमल्टेनियस नाम ही नहीं था। उसने तो समकालिक सैकालिक, समकालिक सैकालिक रटा। अब देखो क्या हुआ, हिंदी में क्या आया पता है आपको? हिंदी में आ गया साइमल्टेनियस अनुबंध। अब क्या करोगे? हिंदी में हिंदी वाले वर्जन में, इंग्लिश वाले में तो साइमल्टेनियस लिखा ही है, हिंदी वाले वर्जन में लिखा है साइमल्टेनियस। क्या करेगा बच्चा? हमारे पास आएगा बच्चा, क्योंकि हमने पहले बहुत बोला है। क्या है? ट्रेस अनुबंध। ट्रेस क्यों लिखा अगले ने? इसलिए लिखा कि साइकोलॉजी कहां से पढ़ रहा है। तो ट्रेस जिसको पता था उसका यह आंसर हो गया। और एक प्रश्न 2 नंबर का था ये। आप देखना कितने हजार बच्चे ऐसे होंगे, कितने हजार जो 2 नंबर के कारण से रहेंगे। 0.2 के कारण से रहेंगे हजारों, तो 2 नंबर के कारण से कितने बच्चे रह सकते हैं? और मैंने तो अभी आपको एग्जांपल दिए हैं जिसमें 1 2 ही क्या, हर परीक्षा में 10 से 20% प्रश्न हमारे बच्चे इसलिए कर जाते हैं कि वो इंग्लिश के टर्म्स देखते हैं, वो कंसेप्चुअली चीजों को समझते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। फिर भी आपकी मंशा है कहीं और पढ़ने की तो पढ़ो, पूरा मार्केट पढ़ा है। लेकिन हमारे पास आओगे तो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। ऑफर मैं आपको बता चुका हूं, दे चुका हूं। अब आप देखिए कितने प्रश्न। अब फिर प्रचालक। अब उसने तो गूगल से प्रचालक कर लिया, प्रचालक जिंदगी में नहीं पढ़ा, ऑपरेंट पढ़ा था साहब, ऑपरेंट तो कर देगा वो। दिक्कत कहां आएगी? ऑपरेंट में कर देगा। पर डेविड ए कोल्ब की तो बातें क्या करूं, वो तो हमारे साथ रह के हमारी किताबों में आप पढ़ते ही रहते हो। तो चलिए कुल मिला के ये बातें थी। कोशिश करो बेहतर तरीके से पढ़ो, मास्टरी करो, ऑथेंटिक पढ़ो। साथ में ट्रिक्स तभी काम आती है ना, जैसे आप रीजनिंग में ट्रिक्स करते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ट्रिक काम आ जाएगी। खाली ट्रिक रटने से भी कुछ नहीं होगा। हम करेंगे पूरा प्रयास। और आने वाली अभी 10 फरवरी में आपको फिर मेरे ऐप पे जो बच्चे हैं वो बार बार मेरे को कह रहे हैं सर लाइव क्लासेस अभी बंद हैं। बिल्कुल अभी बंद हैं। अभी जो लाइव क्लासेस और अपने सारे साइकोलॉजी के बैच चल रहे हैं अभी मेथड्स, और उसमें तो लाइव शुरू कर दिया शायद जेपीजे ने, या नहीं तो वो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। मैं 10 फरवरी से शुरू करूंगा बच्चों। 10 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास का कोर्स आपके लिए है, तो आप कभी भी उसको पूरा पढ़ सकते हैं। लाइव तो रिपीटेशन के लिए है जस्ट। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज कंप्लीट फ्री है। तो क्लास, संपूर्ण क्लासरूम का रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए फ्री, टेस्ट सीरीज फ्री, लाइव बैच के नाम से हम एक मिनिमम चार्ज पे आपके लिए ऑफर लेके आए हैं। 3 दिन का ऑफर रहेगा, तो आप इसको अवेल करें। 10 फरवरी से उसमें लाइव क्लासेस भी आएंगी। और इस बार तो और भी हम कोशिश करेंगे, भरसक पढ़ेंगे। और मैं आपको मेथड्स और दूसरी चीजें भी इस बार कराऊंगा, पर वो अभी जैसे जेपी सर की चल रही है, कुछ मेरी हैं 50-50 हैं, तो मैं उसके बाद वो चीजें भी शुरू करूंगा। पर अभी मेनली आप ये सारे ले सकते हैं और ऑफर आपको हमने बता ही दिया है।
दूसरा, तो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, तो ऐप लॉगिन हो जाएगा। इसमें धर्मेंद्र जी का नंबर मैं देता हूँ, कोई दिक्कत आए तो आप इनको कॉल करना। एक बार नंबर बताओ धर्मेंद्र जी। 9460 6450 6465 68। ओके सॉरी, ये नंबर है बच्चों, है ना। तो कोई भी दिक्कत आए तो आप इनको कॉल करना, ये आपको तुरंत बता देंगे। 9460 6450 78 ये नंबर है सर के, जो बताएंगे आपको। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम बुक लें तो कैसे लें। तो बच्चों बुक लेने के लिए कुछ नहीं करना है, विद्यासागर पे आप जाइए और विद्यासागर के जो फोल्डर्स बने हुए हैं उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। क्या लिखा हुआ है? बुक्स। जैसे आप बुक्स को टच करोगे आपके सामने आ जाएगी, ये फर्स्ट ग्रेड की है व्याख्याता की, ये सेकंड ग्रेड की है, ये थर्ड ग्रेड की है, और साथ में लिखा आएगा बाई नाउ। तो बाई पे टिक करते ही आपको पे करना है, ऑर्डर हो जाएगा, यहां से कॉल बैक जाएगा, सरकारी डाक से आपके घर पे किताब जाएगी। तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी लेना चाहें। ये फिर बता दूं, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का बिगेस्ट ऑफर हमने दिया है, जिसमें हमारे विद्यासागर में जितने कोर्सेज चल रहे हैं सभी के ऑफर हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, रीट की जल्दी ही विज्ञप्ति आने वाली है, और रीट के लिए मैं एक नया ऐप बना रहा हूं। मेरे ऐप का नाम तो आज नहीं बताऊंगा आपको, दूसरा ऐप जिसमें केवल रीट की बात करेंगे हम। तो वहां हम रीट में आपके लिए इतना बेहतरीन धमाका लेके आए हैं कि आप सुनना, उस समय मैं आपको बताऊंगा, इतना आपको आनंद आएगा, मजा आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहें। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एक सीट पक्की करें। थर्ड ग्रेड वापस L2 आ रही है डीपी से जस्ट बाद में इसी साल, और 2026 में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का प्रोसेस चलेगा, तो 2027 में वापस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है। इसलिए पढ़ते रहें, एक एक चीज पे मास्टरी करके चलें, और हम तो आपके साथ साना बसाना खड़े ही हैं। बस लक्ष्य वही है, सपना हमारा भी वही है, ख्वाब तुम्हारा जो है। थैंक यू।